तो सर आपने अपनी पुस्तक में ये भी बताया है कि कैसे लेफ्ट की या वामपंथ की जो असली पावर है वो कल्चरल और इंस्टीट्यूशनल है रादर देन इलेक्टोरल। बट क्या अब ये परिस्थिति बदल रही है? अब वो इलेक्टोरल पावर भी आती जा रही है उनके पास? इलेक्टोरल पावर, पावर, पॉलिटिकल पावर उनका गोल है। हम्म। ठीक है। जब तक उन पॉलिटिकल पावर लेने के लिए उन्होंने सोशल और कल्चरल पावर का प्रयोग किया, ठीक है। और सोशल और कल्चरल पावर में ही असली पावर छुपी है। पॉलिटिकल पावर भी अपनी पावर सोशल और कल्चरल पावर से डिराइव ड्राइव करता है। करता है। राइट। शासक भी, सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति अपनी सत्ता समाज की समाज की विचारधारा से, समाज की फिलॉसफी से डिराइव करता है, वह उसके विरुद्ध नहीं जाता। तो इस बात को ठीक से, स्पष्ट रूप से वर्णन किया इसका इटालियन विचारक था, वामपंथी कम्युनिस्ट विचारक था एंटोनियो ग्राम्स्की ने। तो उसने हेजिमोनी का कंसेप्ट दिया। जब उन्होंने यह सोचा कि क्यों वामपंथी विचारधारा पूरी दुनिया में फैल नहीं पा रही है, क्यों लोग इसे अपने स्थापित विचारों को छोड़कर वामपंथ अपना। को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तब उसने समझा कि लोग समाज के स्थापित मूल्यों के विरुद्ध नहीं जाते। लोग बिना विशेष बुद्धि लगाए समाज के स्थापित मूल्यों के साथ चलते हैं। तब उसने यह समझा, उसने कहा हेजिमोनी। किसकी हेजिमोनी है? लोग चुपचाप उसके साथ चलते रहते हैं, जिधर धारा बहती है ज्यादातर लोग उधर बहते हैं। तब उसने समझा कि अगर आपको शासन पर कब्जा करना है तो आप सिर्फ शासन पर कब्जा नहीं कर सकते, आपको पहले समाज की सोच की धारा को बदलना पड़ेगा। तो उसने यह कंसेप्ट दिया कि सारे इंस्टीट्यूशंस पर कब्जा करो, और जिससे समाज की फिलॉसफी डिसाइड होती है, जिससे समाज की हेजिमोनी डिसाइड होती है, जिससे समाज की स्थापित विचारधारा डिसाइड होती है। लेकिन अल्टीमेट गोल क्या था? पॉलिटिकल पावर। हम्म। स्टालिन ने, लेनिन ने पॉलिटिकल पावर पे कब्जा कर लिया, लेकिन पॉलिटिकल पावर पे कब्जा करने के बाद वे कम्युनिज्म को उस गति से बाकी दुनिया में नहीं फैला पा रहे थे। इस बात की समझ वामपंथियों को कम्युनिस्ट मूवमेंट के ठीक बाद हो गई थी, जबकि वे दुनिया के किसी देश पर, पोलैंड पर जैसे उन्होंने कब्जा करने की कोशिश की, तो पोलैंड के लोगों ने अमीर गरीब का ख्याल छोड़कर, उनका विचार था कि सब दुनिया भर के गरीब लोग हमारे साथ हो जाएंगे, लेकिन पाया कि नहीं हो रहे हैं, क्योंकि उनकी अपनी निष्ठाएं हैं, उनकी राष्ट्र के प्रति निष्ठा है, उनकी समाज के प्रति निष्ठा है। तब उन्होंने समझा कि उनकी स्थापित निष्ठाओं को तोड़ना होगा। गोल था पॉलिटिकल पावर। जब सीधा पॉलिटिकल पावर पे कब्जा करने का उनका रास्ता बंद होता दिखाई देने लगा, तब उन्होंने फिर से एनालाइज किया कि गलती कहां रह गई। तो उस समय फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद और रूसी क्रांति के बाद वो विचारकों ने, कम्युनिस्ट विचारकों ने इस पर फिर से विचार किया कि जी नहीं, आप सत्ता पर सीधे कब्जा नहीं कर सकते, उसके लिए आपको समाज की इंस्टीट्यूशंस पर कब्जा करना होगा, जिससे कि समाज अपनी विचारधारा डिराइव करता है। और तब उन्होंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पर, आर्ट पर, लिटरेचर पर, सिनेमा पर कब्जा करने का काम शुरू किया। आप सत्ता में कोई भी रहे, इन चीजों पर उन्हीं का कब्जा रहता है। कब से सर? ये हम 1940s के अराउंड की बात कर रहे हैं ना? जी नहीं, हम 1924 की बात कर रहे हैं, जब 24। 1924 में रूस में, जर्मनी में फ्रैंकफर्ट स्कूल, इंस्टीट्यूट हम्म। ऑफ सोशल रिसर्च, आईएसआर के नाम से एक इंस्टीट्यूट बनाया गया, जो कि बाद में फ्रैंकफर्ट विचारधारा के नाम से प्रचलित हुआ। और और जब भारत जर्मनी में में, कब हुआ सर, ये बताइएगा, सॉरी टू इंटरप्ट। जी हाँ, भारत में कब हुआ भारत ये भी बताइए। हाँ। भारत में यह तब शुरू हुआ जबकि भारत में आजादी के बाद हम्म। नेहरू जी आए। नेहरू हम्म। जी रूस के बड़े प्रिय थे। रूस जी। ने अपनी पूरी मशीनरी भारत की शिक्षा, भारत की कला के ऊपर फोकस किया। केजीबी के लोग भारत में आर्ट के लोगों को, लिटरेचर के लोगों को पालने पोसने लगे, उन्हें फंडिंग मिलने लगी, उनको ब्रेन वॉश किया जाने लगा, उनको भाव दिया जाने लगा। भारत से
विचारक लोग, लेखक लोग, फिल्मकार लोग उठ उठ के जाते थे। राज कपूर की फिल्में रूस में दिखाई जाती थी। आपको सचमुच लगता है कि रूस में लोग सचमुच राज कपूर की फिल्में देखते थे? सिनेमा हॉल में लगाई जाती थी, लोगों को हुक्म देकर बिठाया जाता था, राज कपूर के लिए तालियां बजवाई जाती थी। राज कपूर को लगता था अब मैं इंटरनेशनल स्टार हो गया, दुनिया रूस में मुझे बहुत पसंद किया जाता है। तो फिर सर एक तरीके से देखेंगे तो फिर तो रूस और चाइना एक नेचुरल अलाई हो गए गल्फ कंट्रीज और गल्फ वर्ल्ड के। देखें, नेचुरल एलाई हुए दो गैंगस्टर जब होते हैं तो वे कभी नेचुरल एलाई होते हैं और कभी नेचुरल कॉम्पिटिटर होते हैं, प्रतिद्वंदी एनिमीज। होते हैं। तो उनमें प्रतिद्वंदिता है। आप प्रतिद्वंदिता और शत्रुता का अंतर समझिए। जब शत्रुता होती है तो शत्रुता फिलोसॉफिकल लेवल पर होती है। हिंदू धर्म से, हिंदू फिलॉसफी से उन्हें समस्या है, इसलिए हिंदू वामपंथ का शत्रु है, घोषित शत्रु है। उससे कोलैबोरेशन नहीं हो सकता। उसके भीतर ऐसे एलिमेंट्स खोजे जा सकते हैं जिनकी विचारधारा, जिनका के थॉट प्रोसेस, जिनकी एपिस्टेमोलॉजी ऑथोरिटेरियन हो। हिंदू धर्म के भीतर जो ऐसे एलिमेंट होंगे जिनको लगेगा कि पूरे समाज को डंडे से चलाना चाहिए, हम जैसा बोले सबको वैसा करना चाहिए, ऐसे एलिमेंट्स से वामपंथ एलाई कर लेगा, वो उनको अपना सहयोगी बना लेगा। लेकिन हिंदू धर्म के भीतर जो वैचारिक स्वतंत्रता की परंपरा है, उससे उन्हें हमेशा समस्या रहेगी। तो शत्रु जो होता है फिलोसॉफिकल आधार पर होता है और प्रतिद्वंदी जो होता है इंटरेस्ट्स के आधार पर होता है। हमें इस अंतर को समझने की आवश्यकता है कि क्यों हिंदू धर्म के भीतर भी जो लोग ज्यादा रूढ़िवादी हैं, ज्यादा परंपरावादी हैं, चाहते हैं कि पूरे समाज को बिल्कुल वैसे चलाया जाए जैसे मैं चाहता हूं, वे लोग वामपंथ के नेचुरल सहयोगी हो जाते हैं। और जो कहते हैं कि भाई समाज का अपना सोचने समझने का नजरिया है, समाज विकसित होता है, आप समाज के विकास में सहयोग करें लेकिन समाज को इस तरह से डंडे से नियंत्रित करने का प्रयास ना करें, ऐसे लोग वामपंथ के विरुद्ध खड़े मिलते हैं।